गुड मॉर्निंग दोस्तों, केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक के टॉपिक के बारे में। और वो आज अपन सर्वप्रथम बात करने वाले हैं हेलोजन व्युत्पन्न। तो देखिए, आज अपन ऑर्गेनिक का जो प्रथम टॉपिक है हेलोजन व्युत्पन्न है, उसके बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। अभी अपन देखते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन पहले इसका एक बार मैनुअल देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे कि जो हेलोजन व्युत्पन्न है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अपन बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कि ये किस प्रकार जनरेट होते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि हेलोजन व्युत्पन्नों का सामान्य सूत्र क्या है, यानी कि जनरल फॉर्मूला। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन में यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन का ये बंध है, ये बंध पोलर है या नॉन पोलर है, अर्थात ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। या अपन एरोमेटिक में भी देख सकते हैं, उसमें भी कार्बन और हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में देखेंगे। और आपको बता देते हैं कि कार्बन और हेलोजन की बंध प्रकृति के आधार पर ही इसमें रासायनिक क्रियाशीलता होती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, यहाँ पे कार्बन हेलोजन बंध प्रकृति के बाद में अपन देखेंगे कि जो हमारे हेलोजन डेरिवेटिव है, हेलोजन व्युत्पन्न है, इनको किस आधार पर बांटा गया है, अर्थात इसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। और आगे अपन देखेंगे कि हेलोजन व्युत्पन्नों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, सबसे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि जो हेलोजन व्युत्पन्न है इनमें किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस संपन्न होती है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। और जो सबसे लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा वो रहेगा व्युत्पन्नों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स, तो इनके बनाने की विधि या प्रिपरेशन मेथड के बारे में अपन इनके बारे में देखेंगे। तो ये बातें अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनको अपन आसानी से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि इनकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि हेलोजन व्युत्पन्नों की परिभाषा की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि मेरे पास एक सिंपल अणु मैंने CH4 लिया है। आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ये मेथेन होता है। ये एक सरल कार्बनिक का अणु होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, इसको अपन ओपन करके लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के पास 4 मुक्त यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना आपको, ये 4 इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इससे 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया। इस साइड में भी मैं लिखने वाला हूँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अपन देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक द्विबंध का निर्माण करते हैं। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन बंध में भाग लेते हैं तो यहाँ पे त्रिबंध का निर्माण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड बना दिया है सभी में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अर्थात मैं यह बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की बंध बनाने की क्षमता को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे कुल कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
या तो ये डबल बंध भी बना सकता है, सिंगल बंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है, अर्थात ये सभी प्रकार के बंधों का निर्माण करता है। और आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कि संयोजकता का मतलब क्या होता है कि बंध बनाने की क्षमता, कि बंध बनाने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या अपन इसको और भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी कि बंधों की संख्या। यहाँ पे देखिए बंधों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे बंधों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या को बच्चों क्या बोलते हैं, संयोजकता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, वो क्या पूछते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बंध निर्माण में कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे बाह्यतम कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अयुग्मित का मतलब है अकेले सिंगल इलेक्ट्रॉन जो अकेले होते हैं अयुग्मित होने चाहिए, प्लस वो यानी कि आउटर सेल बच्चों बाह्यतम कोश के होने चाहिए, वो ही बंध निर्माण में भाग लेते हैं, हमेशा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे अपन आगे बात करेंगे कि अपन तो परिभाषा देख रहे थे, तो परिभाषा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 है। मान लीजिए इन हाइड्रोजन परमाणु का मैं हेलोजन से प्रतिस्थापन करा दूं, क्या करा दे, प्रतिस्थापन करा दे, तो अपन जानते हैं कार्बन के ऊपर है माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे एक के ऊपर माइनस और एक हेलोजन के ऊपर अपन प्लस लिखते हैं, तो इसके अपन हेलोजनीकरण की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये एक हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन परमाणु आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये संरचना बनी है, यहाँ पे क्षेत्रीय अक्ष ये संरचना बनी है, ये संरचना बच्चों इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको ही अपन बोलते हैं हेलोजन व्युत्पन्न, क्या बोलेंगे, इसको अपन हेलोजन व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। या आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए मेरे पास C2H5 है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये अपन एथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे भी अपन हेलोजन लेते हैं। हेलोजन देखिए अपन जानते हैं फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इसी तरह पहले वाले भी देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, क्योंकि अपन जानते हैं अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होता है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि आंशिक ऋणावेश होता है, और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। तो ये जैसे ऊपर वाले में निकला था वैसे यहाँ पे ये HX बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा हेलोजन व्युत्पन्न यानी कि C2H5 है और ये X और यहाँ पे HX बाहर निकल चुका है, HX यहाँ पे बाहर निकल चुका है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये स्पीशीज बनती है हमारी, इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हेलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। तो ये अपन ने देखा है कि हेलोजन व्युत्पन्न हमारा बन चुका है। अब देखिए हेलोजन व्युत्पन्न की अपन ने परिभाषा कैसे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बनी जो संरचना होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। वापस समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का हेलोजन से प्रतिस्थापन होता है और उसके पश्चात जो संरचना बनती है उसके अपन हेलोजन व्युत्पन्न के नाम से जानते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनका हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। तो देखिए मैं नोट में एक पॉइंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो देखिए कंपटीशन और बोर्ड लेवल की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वो क्या है कि मान लीजिए अपने यहाँ पे हेलोजन है और हेलोजन अपन जानते हैं कि फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। और अपन ये भी जानते हैं
यहाँ पे ये आवर्त सारणी के शत्रुय वर्ग में हैलोजन फैमिली में इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को सम्मिलित रूप से, यानी कि इन सभी को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे, इनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। तो यदि ये हैलोजन आधिक्य में हो, ये रासायनिक अभिक्रिया में हैलोजन एक्सेस यानी कि आधिक्य में हो तो, आधिक्य में हो तो यानी कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, यानी कि मोनोहैलोजन प्लस डाई हैलोजन प्लस ट्राई हैलोजन प्लस टेट्रा हैलोजनों का मिश्रण प्राप्त होता है। टेट्रा हैलोजनों का मिश्रण बच्चों यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यदि आपको ये पूछ ले कि ये एक्सेस में हो, हैलोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए, तो ये मोनोहैलोजन बनाएंगे, डाई हैलोजन भी बनाएंगे और ट्राई हैलोजन भी बनाएंगे और साथ ही टेट्रा हैलोजनों का मिक्सचर यानी कि इन सभी का मिश्रण हमारे पास प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए यदि हाइड्रोकार्बन को आधिक्य में लिया जाए, आधिक्य का मतलब अपन जानते हैं 1 मोल से अधिक, आधिक्य में लिया जाए तो बच्चों यहाँ पे मोनोहैलोजनों का व्युत्पन्न यानी कि मोनोहैलोजन जिनमें एक ही हैलोजन परमाणु हो, मोनोहैलोजन संरचना बनती है, मोनोहैलोजन संरचना प्राप्त होती है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे अपन ने हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में पढ़ चुके हैं। या आपको यहाँ पे याद रखना, हैलोजन ज़्यादा हो तो इन सभी का मिश्रण प्राप्त होता है और यदि सिर्फ हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो तो यहाँ पे मोनोहैलोजन ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मैं शॉर्ट में आपको ये बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो आर अक्ष से जो हैलोजन व्युत्पन्न है इनको अपन एल्किल हैलाइड्स, या अपन एरोमेटिक में बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको एरिल हैलाइड्स, ये हमारे क्या है, ये बच्चों हैलोजन व्युत्पन्न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बन को बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन श्रृंखला है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कार्बन को बता रहा है। अब देखिए ये जो एक्स है, एक्स बराबर अपन जानते हैं ये हैलोजन होता है। हैलोजन बच्चों फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन अपन जनरली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में कि क्लोरीन और ब्रोमीन की ही अभिक्रिया इसमें देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल देता हूँ कि फ्लोरीन का हैलोजनीकरण हाइड्रोकार्बन से करवाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो अभिक्रिया एक्सप्लोसिव होती है, एक्सप्लोसिव का मतलब है विस्फोटक अभिक्रिया होती है। तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और ये विस्फोटक होती है आता है। अपन इस अभिक्रिया का करवाते नहीं है, लेकिन मान लीजिए I2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे HI बनता है उत्पाद के रूप में, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण यह परबल अपचाय की भांति कार्य करता है और परबल अपचाय की भांति कार्य करता है तो एल्किल हैलाइड्स को वापस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। अपन इस टॉपिक में जनरली यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन की ही अभिक्रिया इसमें देखेंगे, तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब देखिए दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे कि यहाँ पे कि इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सामान्य सूत्र की बच्चों अपन बात करें तो देखिए पहले अपन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास CH4 है, इसका सामान्य सूत्र अपन पढ़ते आ रहे हैं CnH2n+2 होता है। यदि मैं यहाँ पे इसकी जगह आप देख सकते हैं, इसको मैं यदि ओपन करके लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, या इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आप देख लीजिए कि कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल सह संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसका तो सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n+2 होता है। लेकिन ये देखिए हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न होते हैं, तो मैं इसको यदि इस हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दूं, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, यहाँ पे हैलोजन रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बता रहे हैं ना, यहाँ पे ये 2n और ये 2, ये हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों, कम हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1। देखिए एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा विस्थापित हो गया, तो मैं इसको देखिए ये इस प्रकार लिख दूंगा, ये मैंने हैलोजन लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, जबकि मैंने इसकी जगह एक हाइड्रोजन कम कर दिया और इसकी जगह क्या जोड़ दिया, यह हैलोजन परमाणु जोड़ दिया है। तो ये आपको यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सामान्य सूत्र होता है, वैसे आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का सामान्य सूत्र है, आप आसानी से जानते हैं। इसके बाद में देखिए जितनी भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं बंध के कारण, कार्बन और हैलोजन बंध के कारण होती है। तो मैं यहाँ पे देखिए RX लिख दिया मैंने, इसको बोला जाता है एल्किल हैलाइड्स के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है, ये है हमारा एल्किल हैलाइड्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, या मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे CH3X, या इसका एक अपन एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे, ये अब बेंजीन को बताता है। तो मैं यहाँ पे देखिए ये बेंजीन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो कार्बन और हैलोजन का ये बंध है, इस बंध की प्रकृति कैसी है, इस बंध की प्रकृति बच्चों ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो इसी आधार पर एल्किल हैलाइडो, या अपन बोल दे कि हैलोजन व्युत्पन्नों की रासायनिक अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। तो देखेंगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजनों से कम होती है, तो यहाँ पे जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे देखिए मैं इसको बड़े फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये मेरे पास कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हैलोजन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सहसंयोजक बंध के निर्माण में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और ये 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका है। और यहाँ पे देखिए इसके पास 3 लोन पेयर यानी कि 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों हैलोजन के पास, क्योंकि अपन जानते हैं कि हैलोजन का बाह्यतम विन्यास NH2np5 होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे अपने काम में ले लिया और यहाँ पे 3 जो लोन पेयर ये हैलोजन के पड़े हैं। अब अपन जानते हैं कि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये सहसंयोजक के बंध के इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी ओर विस्थापित करता है, हल्का सा अपनी ओर विस्थापित करेगा तो यहाँ पे एक नई संरचना जनरेट होती है और नई संरचना बच्चों इस प्रकार बनती है। मैं यहाँ पे आपके सामने देखिए, ये तो मैंने लोन पे लिख दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ विस्थापित हो गए तो इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ आ रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन देखिए कार्बन से जा रहे हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ विस्थापित होने के कारण अब यहाँ पे देखिए धनावेश की मात्रा बढ़ चुकी है, धनावेश की मात्रा बच्चों यहाँ पर बढ़ गई है। इसका मतलब जो कार्बन स्पीशीज है, जो कार्बन की यहाँ पे संरचना है, इस पे कौन अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या जिसके पास लोन पेयर होंगे या जिसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इनमें एल्किल हैलाइडों में आपको पूछा जाए कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होंगी, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसको अपन 2 भागों में आगे चल के बांटेंगे, SN1 और SN2 यानी कि एकाणुक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पे SN2 को बोलते हैं द्वितीय अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये देखिए संरचना क्या बनेगी, R यहाँ पे नाभिक स्नेही बनता है। और अपन जानते हैं नाभिक स्नेह किसको बोलेंगे, जो नाभिक से स्नेह करता है। और नाभिक से स्नेह बच्चों कौन करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज वाले में आपको बता देता हूँ, OH माइनस भी कर सकता है, F माइनस भी कर सकता है, Cl माइनस भी कर सकता है, यहाँ पे H माइनस भी कर सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको नाभिक स्नेह बताए। तो इस बंध की प्रकृति की अपन बात करें, क्या आपको पूछा जाए कि ये बंध की प्रकृति कैसी है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये बंध की प्रकृति है पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय यानी कि जिसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो गए हैं, और दो ध्रुव आप देख सकते हैं कौन से हैं। यहाँ पे देखिए ये ऋणावेश ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है, या इसको अपन धनावेश या धन ध्रुव भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा पोलर बॉन्ड हो चुका है। तो ये ध्रुवीय संरचना का निर्माण यहाँ पे बच्चों होता है। अब देखिए यदि हमें ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो कार्बन और हैलोजन में संकरण क्या होता है, तो देखिए ये अपन यहाँ से संकरण भी बता सकते हैं। तो मैं देखिए इसको ओपन करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया है, और ये 3 हाइड्रोजन परमाणु से यहाँ पे या 3 अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हैलोजन है, और हैलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए अपन संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस यहाँ पे लोन पेयरों की संख्या। लोन पेयरों की संख्या यानी कि अपन हिंदी में बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में, कि यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। और अपन जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखिए अपन सामान्यतः सिंगल बॉन्ड को अपन सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। हाँ हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे देखिए यदि मेरे पास इन दोनों का योग यदि 2 आता है तो संकरण होगा बच्चों sp। यदि इन दोनों का योग मेरे पास 3 आता है तो संकरण होगा यहाँ पे sp2, यानी कि एक SO है और 2 क्या है बच्चों, 2 यहाँ पे p कक्षा के होते हैं। यदि इनका योग मेरे पास 4 आता है तो संकरण होता है sp3। यदि इनका योग 5 आता है तो sp3d या sp3d2 वो आगे हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी कि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, यानी कि 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यदि 4 है तो कार्बन का संकरण क्या होगा, कार्बन का संकरण यहाँ पे sp3 होता है। और sp3 की अपन बात करें इसकी ज्यामिति की, तो ज्यामिति देखिए इसकी टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकी होती है। इसी तरह अपन हैलोजन की बात करें, हैलोजन के संकरण की, तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 तो देखिए क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर अपन किसको बोलेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक लोन पेयर अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और एक ही सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 तो क्या है बच्चों, सिग्मा, सॉरी 3 तो क्या है लोन पेयर है और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी, 4 है। और 4 के लिए संकरण क्या होता है, sp3 आता है। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन और हैलोजन बंध का निर्माण sp3 अति व्यापन से होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कार्बन हैलोजन बंध का निर्माण sp3 अक्षीय अतिव्यापन, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है या सिग्मा बंध का निर्माण होता है वो अक्षीय अतिव्यापन से होता है। तो ये देखिए आज अपन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन इसका बेसिक कवर किया है, और आगे अपन ने बात करेंगे
इसके वर्गीकरण की कि एल्किल हैलाइड्सों का या हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण अपन किस आधार पर करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में नए जुनून तथा जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।